हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। इस हफ्ते में सुनवाऊंगा आपको मेरा एक पुराना इंटरव्यू जो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक के साथ हमने रिकॉर्ड किया है। बड़ा ही दिलकश उनका अंदाज है, बहुत ही देखने में भी वो अच्छे लगते हैं और गायकी तो खैर है ही कमाल की। जी हाँ, पेश कर रहा हूँ आपके समक्ष मेरा ये पुराना इंटरव्यू सोनू निगम के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं एक बहुत ही खास शख्सियत, एक मेलोडियस सिंगर जिनके लुक्स हैं बहुत ही स्टारी और जो पिछले कुछ सालों में बन चुके हैं एक सिंगिंग सेंसेशन। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं जाने माने सिंगर सोनू निगम। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सोनू निगम साहब कि 4.5 साल की उम्र में आपने पहली बार परफॉर्म किया, आपने 3.5 सो यंग एंड इतनी अर्ली शुरुआत कैसे? मतलब फादर आपके सिंगर थे, मन में यही रहा शुरू से कि मैं गायक ही बनूंगा? आई थिंक जब मैंने आंखें खोली तो मेरे आसपास शोज़ हो रहे थे, कॉन्सर्ट हो रहे थे, मेरे पापा स्टेज पर गा रहे थे, मेरी मम्मी स्टेज पर गा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद यही रिलीजन होता है, दुनिया ही यही है, शायद ऐसे ही करना पड़ता है, शायद ऐसे ही होता है। तो आज तक कभी मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने नहीं बोला कि तू स्टेज पर गाएगा, तुझे ऐसे रियाज़ करना है। जो भी हुआ अपने आप ही हो गया। मैंने ही सोचा कि जब सब करें तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी स्टेज पर गाऊँगा। तो एक दिन अचानक ही मेरे पापा जब गा रहे थे क्या हुआ तेरे वादा वो कसम वो इरादा, तो मैंने रोना शुरू कर दिया स्टेज के पीछे कि मुझे गाना है, मुझे स्टेज पे जाना है। तो मेरे पापा के दोस्तों ने उन्होंने इशारा किया कि कोई बात नहीं, बच्चा ही है, अगर ना भी गा पाया तो क्या होगा, बेइज्जती थोड़ी होगी, कोई छोटा बच्चा ही है। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया स्टेज पे आने के लिए और तब मैंने स्टेज पर ये गाना पापा के साथ में गाया। तो सबको तब लगा कि ये तो तैयार सिंगर है। और उसके बाद से फिर स्टेज पर मेरा एकदम पक्का हो गया आना। फिर हर शो में मैंने आना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे बुक किया जाने लगा एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। रफ़ी साहब का क्योंकि जिक्र चल रहा है तो कुछ लोगों ने कहा कि शुरू में जब आप गाते थे तो बहुत कुछ ऐसा लगता था कि जैसे रफ़ी साहब की बहुत गहरी छाप है, विच इज़ यू नो फॉर अ स्मॉलर मैन वो ये सोचेगा कि यार ये क्यों ऐसे कहा जा रहा है, फॉर अ बिगर मैन, फॉर अ ग्रेटर मैन, फॉर अ मोर मे बी अंडरस्टैंडिंग मैन दैट शुड बी अ बिग कॉम्प्लीमेंट। इस फैक्ट को हम झुठला के कैसे सकते हैं? जब मैं आया था बॉम्बे में सिंगर बनने के लिए, यही तो मेरी कोशिश थी कि रफ़ी साहब की आवाज़ को मैं लेकर आऊँ और उनकी आवाज़ में गाऊँ। जैसे लता जी जब आई थी तो नूरजहां जी से इंस्पायर थी, तो उनकी भी यही कोशिश थी कि नूरजहां से साउंड करूँ मैं। रफ़ी साहब जब आए थे तो वो खुद बोलते थे कि वो जी एन दुरानी जी से प्रेरित थे। तो मुकेश ने तो पहला गाना ही केएल सहगल साहब की तरह। हर इंसान ऐसे, मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव कि कोई आदमी बिना किसी को सुने, बिना किसी से इंस्पायर्ड हुए अचानक सिंगर बन जाएगा। जब आपकी आंखें खुलती हैं और म्यूज़िक की तरफ, तब आपको लगता है कि अरे हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने म्यूज़िक को ज़्यादा विस्तृत किया। मैंने बहुत सारे इंग्लिश गाने सुने, बहुत सारे सिंगर्स को सुना और उनके स्टाइल को ग्रहण किया। तभी ये दिल दीवाना जिस परदेस फिल्म में गाना था, यहाँ से मेरे जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो कभी भी इंडिया में नहीं आया था, वो इस गाने से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ फिल्मों में। दैट्स अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग। थोड़ा सा सर गुनगुना भी दीजिए ना प्लीज। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल। अच्छा ये बताइए सोनू निगम कि जो मेरी यू नो यू ऑल्सो वर्कड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड यू नो इन अ नंबर ऑफ फिल्म्स, बट माई एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपकी सबसे शुरुआती याद है या अर्लीस्ट मेमोरी है वो जी सारेगामा की है। और हम हमेशा सब लाखों करोड़ों लोग वो शो जो भी देखते थे वो देखते थे कि इतना अच्छा ये लड़का गाता है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन जो चीज़ सबसे टच करती थी वो थी आपकी बहुत विनम्रता, इतनी रिस्पेक्ट बड़ों को देना, इतनी अच्छी तरह से अपने गेस्ट्स को ट्रीट करना। मेरे ख्याल से अब सारे शोज़ वाले वो करने की कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ लोगों को बहुत, कम से कम हमारे से लोगों को बहुत छूती थी कि उससे ये लगता है लड़का इतना अच्छा है। क्या लड़का वाकई इतना अच्छा है कि लड़के ने ये सोचा था कि ऐसे ही करना है बस? मुझे लगता है कि देयर इज़ नो अदर वे। जितने भी बड़े बड़े लोग हों, चाहे वो रविशंकर जी हों या गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हों या राजकुमारी जी बेचारी वो नहीं रही, अनिल बिस्वास जी हों, परवीन सुल्ताना जी, कितने बड़े बड़े लोग हमारे शो पे, ओपी नैयर, सभी म्यूजिक डायरेक्टर, नौशाद साहब। जब एक स्टेज पर 9 11 लोग मौजूद हों तो कोई बहुत ही घमंडी आदमी होगा जो ऐसे सिचुएशन में आकर अपने एटीट्यूड दिखाए। मेरे ख्याल से और कोई तरीका ही नहीं है।
और जब सारेगामा धीरे धीरे उस परवान चढ़ा प्रोग्राम और पॉपुलैरिटी चार्ट्स पे बढ़ता चला गया, सोनू निगम को लोग पहचानने लग गए, सड़कों पे जानने लग गए, तो मतलब जब दुनिया बदलनी शुरू हुई तो कैसा लगा? फर्स्ट टाइम मैंने एहसास किया इस खुशी का कि लोग मुझे पहचानते हैं इज़राइल में। एक बार मैं इज़राइल में गया था एक शो के लिए 1995 के नवंबर में, और सारेगामा शुरू हुआ था मई 1 95 में। तो वहाँ पर मेरे साथ में चंकी पांडे थे और कुछ और भी लोग थे, कुछ नए और आर्टिस्ट भी थे, एक्ट्रेसेस थी कुछ। तो जब चंकी पांडे एयरपोर्ट से बाहर आए तो लड़कियों ने उनको चूमना चाटना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैं पीछे आ रहा था सामान लेकर, तो मुझे लगा कि यार ये होता है, देखो एक्टर्स ही होते हैं, कुछ भी बोल लो, कितना देखो लड़कियां उन पे कितना। और मैं भी तब नया जवान हुआ था, तो ना क्या लड़कियां, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं और कितना चंकी पांडे को चिपट रही हैं। अचानक मैंने देखा वो पूरा का पूरा झुंड और हुजूम चंकी पांडे को छोड़ के मेरी तरफ भाग रहा है। तो मैं मेरे पीछे कौन सा स्टार आ रहा है पता नहीं, मुझे बिल्कुल कल्पना भी नहीं किया था मैंने कि ऐसा मेरे साथ में हो जाएगा कि वो चंकी को छोड़ के मेरे पास भाग कर आएंगे। और अचानक मैंने देखा कि मेरे पूरा मुंह लिपस्टिक से लाल हो चुका था और मेरा बैग गिर चुका था मेरे, जो मैं ट्रॉली में लेकर आ रहा था। तो डिड यू एंजॉय द एक्सपीरियंस या बस उसी टाइम से डरने लग गए फिर? नहीं बिल्कुल नहीं, आई रियली एंजॉयड इट, डेफिनेटली एंजॉयड इट। एंड मैंने फिर बहुत देर तक मुंह नहीं धोया और मैंने फोटोग्राफ ली होटल जाने के बाद में और मम्मी को दिखाया बाद में, देखो मम्मी ऐसा हो गया मेरे साथ में, अभी बेटा स्टार हो गया आपका। ऐसे ही इट वाज जस्ट समथिंग व्हिच आई वाज नॉट यूज्ड टू एट दैट टाइम। पर वही बात है कि अगर आप इसी में खो जाएंगे, अगर आप इसी खुशी में कि भाई मेरे बहुत सारे फैंस हो गए हैं या मुझे लोग ये कर रहे हैं, आइडलाइज कर रहे हैं, तो फिर आपका काम बंद हो जाता है। जितना शायद मेरे नेचर में ऐसा है कि जितना भगवान ने मुझे तरक्की दी, जितना मैंने आगे बढ़ते हुए देखा अपने आप को, उतना मैं ज़्यादा कॉशियस हो गया। क्योंकि आप जितना फास्ट गाड़ी चलाते हैं उतना ही आपको यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होगा। अगर आप स्लो जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा लेट बैक हो सकते हैं। तो मैं समझ गया था कि मेरी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बहुत हाई स्पीड हो रही है एंड एक सिंगर के तौर पे बहुत हाई स्पीड थी। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट जब मैंने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई है तो मैं कॉशियस हमेशा रहा हूँ बहुत सारा। अच्छा ये बताएं सोनू निगम कि सारेगामा जब आप होस्ट कर रहे थे उन्हीं दिनों क्या पहला प्लेबैक सिंगिंग का ऑफर आया या उसके बाद या उससे पहले? आई डोंट इवन फ्रैंकली फॉरगिव माय इग्नोरेंस लाइक आई से। नो, मैं एक्चुअली 91 में बॉम्बे आया था सिंगर बनने के लिए, सारेगामा 95 में आया। तो 4 साल तक तो मैंने धक्के खाए बॉम्बे में, और उस समय मेरे पास बहुत कम काम था। मेरा पहला गाना जो हिट हुआ था वो था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये गाना, ये एक्चुअली एल्बम थी पहले, ये इतनी हिट हो गई कि फिर इस पर फिल्म बनाने की सोची गई। और ये फिल्म जब बनी तो बेवफा सनम के नाम से मशहूर हुई और ये गाना बहुत हिट हो गया था। पर उसके बावजूद भी मुझे कभी मेन स्ट्रीम काम नहीं मिला था टिल संदेश से आते हैं बॉर्डर और ये दिल दीवाना परदेस का। ये इन दो फिल्मों संदेश से आते हैं आई थिंक वाज द फर्स्ट बिग सॉन्ग, द रियली बिग सॉन्ग वो संदेश से आते हैं फर्स्ट, एंड देन ये दिल दीवाना वाज द ट्रेंड सेटर। संदेश से आते हैं में पोइट्री भी बहुत अच्छी है। मैं उसको एक्चुअली कभी भी अभी भी जब सुनता हूँ तो मैं जावेद साहब को कई बार कहता हूँ कि मतलब कुछ गाने जो बहुत खूबसूरत लिखे हैं आपने, उसमें से एक वो है कि ऐसे कुछ मन में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि अच्छा अब ये कैरेक्टर, उसकी ये कहानी, उसकी ये, मतलब इट्स अ वेरी सोलफुल सॉन्ग। डेफिनेटली, इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ में मेरा संजोग बहुत अच्छा रहा है, अच्छा काम करने के लिहाज से। अनु मल्लिक जी के साथ में मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हर तरह का काम किया है। जावेद साहब के कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने मेरे साथ में हैं, चाहे वो संदेश से आते हैं ले लीजिए 97 का, चाहे वो कल होना हो ले लीजिए, या कभी अलविदा ना कहना ले लीजिए। इनके साथ मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। गुलजार साहब के साथ में मैंने साथिया गाना गाया है, सतरंगी रे उनका लिखा हुआ गाना है। ए आर रहमान के साथ में मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और शंकर एहसान लॉय। इन लोगों ने लिटरली मेरा बेस्ट निकाला है। एक्टर्स के तौर पर आई थिंक शाहरुख खान और हम लोग और मेरी जो ट्यूनिंग रही है ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन तो हम लोग बहुत ही कम मिल पाते हैं, बट ऑन स्क्रीन जो ट्यूनिंग रही है वो बहुत कमाल की रही है। In fact, it is maybe it's not such an apt comparison, और शायद उचित भी नहीं होता इस तरह से कंपेयर, लेकिन मुझे शाहरुख खान और सोनू निगम हमेशा कुछ राजेश खन्ना और किशोर कुमार जैसा कॉम्बिनेशन लगता है। उतना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि किशोर कुमार जी ने राजेश खन्ना जी के लिए एकदम निरंतर गाया, रफ़ी साहब ने बहुत कम गाया राजेश खन्ना जी के लिए, किशोर कुमार जी ने बहुत ही गाया। मैं शाहरुख आज के ज़माना से आवाज़ मिलती है जैसे मतलब उनका दो, किशोर कुमार के 2 एक्टर्स के लिए लगता था, देव साहब के लिए और राजेश खन्ना के लिए नहीं। आई थिंक मेरा और शाहरुख का एटीट्यूड मिलता है, मोर देन द वॉइस, इट्स द एटीट्यूड दैट वर्क्स। शाहरुख खान के एटीट्यूड में जो एग्रेशन है और जो पैशन है, शायद क्योंकि गाना पहले मैं गाता हूँ, एक्टिंग तो वो लोग बाद में करते हैं ना, तो मुझे उनको इमेजिन करके गाना पड़ता है कि ये आदमी कितना पैशन दिखाएगा,
या ये जब इस गाने पे लोग energy होठ रखेगा। हिलाएगा, हाँ, तो उस गाने के साथ इंसाफ करना इनको आना चाहिए, सिंगर को नहीं आना चाहिए। पहले सिंगर के पास तो सिर्फ आवाज़ दी गई है, उनके पास तो हाथ पैर मुंह सब हैं उस पर इनैक्ट करने के लिए। सो शाहरुख खान डज अ वेरी वेरी गुड जॉब इन रियलाइजिंग द सॉन्ग दैट आई सिंग, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो एनर्जी लेवल्स मैच कर जाते हैं। सोनू निगम, सफ़र आगे बढ़ाएं प्लीज़, और आपके स्टारडम की बातें और करें, किस तरह से फिल्मी करियर की शुरुआत, तो ये सब बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सुनने वालों को अपनी पसंद का एक और गाना बताएं प्लीज़। एक गाना मुझे बहुत पसंद है जो 97 में ही आया था, सतरंगी रे, दिल से फिल्म का था। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे। चूँकि आपने जिक्र किया कि 1991 में आप आए थे और 4 साल काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो किस तरह का स्ट्रगल रहा? क्या बाकायदा सड़कों पे रहना पड़ा, या मतलब किस किस्म का? क्योंकि स्ट्रगल को रोमांटिसाइज और ग्लोरीफाई करना की एक अलग ब्यूटी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आई वुड जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड सुनने वालों के लिए। रियलिस्टिक होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली सड़कों पे रहना, गरीबी में रहना, भूखमरी में रहना, तो वो स्ट्रगल मेरे पापा ने की है। उन्होंने बहुत धक्के खाए हैं लाइफ में। मेरी स्ट्रगल जब 91 में मैं और पापा हम लोग बॉम्बे आए सिंगर बनने के लिए, मेरे सिंगर बनने के लिए 2-2 रुपये बचाएँ बसों के लिए, पैदल चले हैं ताकि पैसा बच जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत गरीब थे, पर ये नहीं पता था कि यहाँ स्ट्रगल कितनी लंबी होगी, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल थी। 18 की उम्र में एक आदमी सिंगर बनने के लिए आया है, जब एग्जिस्टिंग सिंगर्स हैं सब 35 के ऊपर थे, चाहे वो कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, SP बालासुब्रमण्यम, सब, सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, सब, विनोद राठौड़, सब मुझसे बड़े थे उम्र में। तो अचानक 18 की एज में जब लड़के की आवाज़ तो पकती भी नहीं उस समय, तो उस समय हमारी हिम्मत, मैं हैरान होता हूँ कि हम आए कैसे बॉम्बे। और तब जो स्ट्रगल थी वो मेनली इमोशनल थी, क्योंकि स्कूल में मैं टॉपर था, तो इज़्ज़त बहुत कमाई थी स्कूल में भी, और बहुत प्रेस्टीज थी स्कूल में कि हम एकदम टॉपर लड़का है, पढ़ाई लिखाई, मेरे नोट्स बांटे जाते थे कि निगम के नोट्स ऐसे। और यहाँ पर आकर एक पियोन हमको डांट रहा है, क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो? तो कोई हमको भगा रहा है गेट से, या कोई म्यूज़िक कंपोज़र है जो 8 घंटा बिठा के रखा हुआ है, देख रहा है कि बैठा हुआ है और खुश हो रहा है कि चल बैठा हुआ है, धक्के खा रहा है, उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है कि एक 18 साल का लड़का बैठा हुआ है, भूखा प्यासा, 8 घंटे से बाथरूम में नहीं गया है, तो उनको बड़ी शांति मिलती है कि अंदर से कि चलो हम इतने बड़े हो गए कि लोग हमारे बाहर, देखो बाहर वेट कर रहे हैं। फिर अरे यार कब से वेट कर रहा है लड़का, यार कब से वेट कर रहा है, दया भी दिखा रहे हैं। और ये सब बातें मैं तभी समझता रहा, आज भी समझता हूँ, दिमाग तो तभी तेज़ था मेरा। तो मैं समझा बेटा कोई बात नहीं, शायद यही मेरी स्ट्रगल है, क्योंकि मैं भूखा नहीं मर रहा, तो शायद यही मेरी इमोशनल स्ट्रगल है कि ह्यूमिलेशन सह लूँगा थोड़ा सा। या मुझे याद है एक बार एक आदमी ने मुझे मेरे पापा को लिटरली ऑफिस से भगा दिया था, जाइए यहाँ से, जाइए ऐसे करके। उसके सवाल का सिर्फ मैंने एक सिंपल जवाब दिया था। उसने कहा था कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा वर्सेटाइल लगती है, एक आवाज़ में गाओ। तो उसको मैंने ये कहा था कि एक आवाज़ में क्यों गाऊँ? मैंने बोला, तो कहता है कि क्यों, किशोर कुमार रफ़ी साहब उसमें गाते हैं। मैंने बोला मैं ज़रूरी कि मैं वही करूँ जो वो कर रहे हैं, मैं सिंगर बनने के लिए आया हूँ, मैं अपना प्लस पॉइंट लेकर आया हूँ। आई डोंट हैव टू बी लाइक समवन, आई गेट इंस्पायर्ड बाय देम, बट जो मेरा प्लस पॉइंट है उससे आप मेरा ड्रॉबैक मत मानिए। ये तो अच्छी बात है कि मैं कई स्टाइल में गा सकता हूँ, पर वो उसको ये बात समझ नहीं आई तब। ये बात उसको अब समझ में आ रही होगी जब उसने सुना होगा, इकल ले भैया निकल ले भैया समझ ले भैया रे, कल हो ना हो, संदेश से आते हैं, बाबरी पिया की। जब अब वो सुनता होगा मेरे गाने 6 डिफरेंट आवाज़ों में, 6 डिफरेंट जॉनर्स में, अब उसको समझ में आएगा कि क्या बोलता था उस समय 18 की उम्र में लड़का। उन दिनों जो लोग भगा देते थे या अच्छी तरह बात नहीं करते थे, अब उनसे काफ़ी मुलाकातें रहती हैं? कोई मतलब कोई शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगता होगा, फिर तो सब सेटल हो जाता होगा, या इंडस्ट्री या कल्चर है कि बात बीती बाय ताई बिसाड़ दे? नहीं, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ जो मैं हमेशा सोचता हूँ, बदला मत लो किसी से कभी भी, क्योंकि ये बदले की जो भावना है यही आदमी को नेगेटिव करती है कि इसने मेरा बुरा किया था तो अब मैं इसका भी बुरा करूँगा। ये नहीं करता मैं कभी भी, बिकॉज सक्सेस बाय इटसेल्फ इज़ द बेस्ट रिवेंज। आप कामयाब हो गए उनके कोशिशों के बावजूद, ये आपको रिवेंज हो गया। उनके मुँह पे ऑलरेडी बहुत बड़ा कुदरती तमाचा पड़ गया। इसके बाद में तो आप ऐश करो बस, और वो आपके पास आएंगे, काम करवाएंगे आपसे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपकी तारीफ़ों को पुल बांधेंगे, पैसे देंगे और वेट करेंगे आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने की बात में खुश होंगे कि मतलब हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। दैट्स अ रिवेंज बाय इटसेल्फ। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग बाय माई सेल्फ और थ्रू माई सेल्फ। इतना मतलब ये गिरी हुई बातें मैं ना सोचता हूँ ना मैं कभी करना चाहता हूँ लाइफ में। तो सफ़र आगे बढ़ाएं सोनू निगम। अब तक तो आप समझ ही गए कि बीच बीच में हम अपने मेहमानों से, और ख़ासकर जब सोनू निगम का शो चल रहा हो, तो कैसे न पूछें कि प्लीज़ अपनी पसंद का एक और गाना गुनगुना के बताएं। सूरज हुआ मद्धम, चाँद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा,
मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। आपको सबसे पहले कब इसका एहसास हुआ कि एक्चुअली मेरी आवाज़ में बहुत कुछ स्पेशल बात है, मैं अलग हूँ, मैं एक कामयाब नहीं तो कम से कम अच्छा सिंगर डेफिनेटली हूँ, बनूंगा नहीं बनूंगा दुनिया मानेगी या नहीं मानेगी वो अलग किस्सा है। ये बात मुझे बचपन से पता थी। मिस्टर एरोगेंट। नहीं, एरोगेंट नहीं, दिस इज़ सेल्फ एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमियां क्या हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपकी खासियतें क्या हैं, क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप इग्नोरेंट कहलाते हैं लाइफ में, और इग्नोरेंट में नहीं हूँ बिल्कुल भी। दिस इज़ नथिंग रॉन्ग इन नोइंग व्हाट यू गुड एट। ये वो ज़माना गया और मैं इसको मानता भी नहीं। ये नकली नाटक जो होता है ना, हाँ जी नमस्ते जी मैं तो कुछ नहीं हूँ जी, सब भगवान की कृपा है, ये मैं ऐसा सिंगर हुई नहीं। मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा ऐसा वाला। जब मैंने किसी की इज्जत की है तो मन से की है। मैंने कभी नाटक के तौर पे अरे वाह वाह सर क्या बात है, मैंने कभी ये भी नहीं किया। और जब किसी ने मुझसे पूछा है अपने बकवास गाने के बारे में कि सोनू गाना कैसा है, तो मैंने कभी नहीं कहा कि वाह सर आग लग गई, मैंने कभी ऐसे नहीं बोला। मैंने हमेशा बोला ठीक है ओके चलता है। थोड़ी देर पहले जैसे आपने कहा कि स्कूल में आप टॉपर थे जी। और बड़ी उसकी इज्जत थी और नोट्स बंटते थे, और अगर सोनू निगम भगवान न करे सिंगर नहीं बनता तो फिर क्या बनता, मतलब फिर उस पढ़ाई लिखाई की दुनिया में किस दिशा में आगे बढ़ता? मेरे दिमाग में हमेशा ऑप्शंस बदलते रहे थे। 5th 6th जब स्टैंडर्ड में जब मैं था तो साइंस में मेरा मतलब पागलपन थी मेरा। साइंस में मुझे था कि साइंटिस्ट बनूंगा मैं, और टेस्ट ट्यूब्स जो थे हम लोग अरेंज करते थे कहीं से कि कुछ केमिकल मिलाएंगे, उल्टा सीधे कुछ भी काम कर रहे हैं, साबुन को मिला रहे किसी केमिकल से तो देखेंगे क्या बनेगा। एक्सपेरिमेंट्स करते थे हम लोग बैठ के, मेरा एक और दोस्त भी था, तो हम लोग को लोग बोलते थे पागल वैज्ञानिक। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स स्पेशली। केमिस्ट्री अच्छी थी, फार्मूलाज बहुत थे इसलिए मैं थोड़ा बोर होता था। बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट था बहुत। तो 8th 9th तक स्टैंडर्ड तक मुझे साइंस का बहुत एक कीड़ा था। उसके बाद में मुझे मेरी आवाज़ खुलनी शुरू हुई और तब मैंने कंपटीशन जीतने शुरू किए सारे दिल्ली में, एक के बाद एक इतने कंपटीशंस की। उसके बाद में मुझे कंपटीशन से बैन कर दिया था, तो मुझे बुलाते थे गेस्ट सिंगर के तौर पे। कंपटीशन में मैंने इतने जीत लिए थे कि वो बोलते थे कि कोई और को भी आना चाहिए चांस। इट वाज अ ईगो बूस्टर फॉर मी एंड वाज प्रीटी हैप्पी अबाउट दैट। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे दुनिया घूमनी है बहुत, तो मैं IAS में जाऊँगा या IFS में जाऊँगा, आई विल गिव IAS एग्जाम्स। तो मैं कुछ एम्बेसडर टाइप बनूंगा या मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में जाऊंगा, फॉरेन सर्विसेज में जाऊंगा, ये करूँगा। तो मेरा GK बहुत मैंने बढ़ा दिया। और 10th के बाद में मैं समझ गया कि अब सिंगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी ज़्यादा ओवर पावर कर रही है बाकी सब चीज़ों को। सो आई कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगिंग। एक कोई मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली मिडिल क्लास थी, उसके लिए बहुत ही मुश्किल फैसला होता है कि पढ़ाई छोड़ो और अब अपने मन का चाहे खेल चाहे संगीत परस्यू करो, और वो फैसला किस तरह से हुआ? मतलब मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ किस कश्मकश से परिवार आपका निकला। पापा ने मुझे एक बात कही थी, या तो तू अभी धक्के खा ले और बुढ़ापे में ठीक से रह ले, या तो अभी ऐश कर ले, कॉलेज जा ले, लड़कियां पटा ले, बाइक्स में घूम ले, और जो भी है यहाँ पर हम पैसा तो कमा रहे हैं, स्टेज शोज़ कर रहे हैं, या तो तू अभी ऐश कर ले और बाद में धक्के खा लेना, चॉइस तेरे हाथ में है। तो मैंने पहली चॉइस पकड़ी। मैंने सोचा था कि ये मैं अभी जवान हूँ, थोड़ा धक्के खा लेता हूँ, जब इसके पहले कि मेरा ईगो उतना बढ़ जाए कि कोई मुझे डांटे और मैं उसके मुंह पे थूक के आ जाऊँगा। इससे अच्छा इस कम उम्र में चला जाऊँगा तो लोग डांटेंगे भी तो भी सुन के आ जाऊँगा मैं। और बॉम्बे में आके अकेले रहना, अकेले ही खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, और उसमें अपने को कंट्रोल करना कि मोहल्ले में जो लड़की है उनकी तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि अगर फंस गया किसी के अफेयर में, चक्कर में, तो फिर बजाय किसी के ऑफिस के बाहर वेट करने की किसी के कॉलेज के बाहर वेट कर रहा होगा। तो वो सब मैंने अपने को बहुत कंट्रोल किया, बहुत रोका, और कंट्रोल कर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। आई वाज वेरी फोकस्ड एट दैट टाइम। एक और जो चीज़ मुझे एकदम से ध्यान आई कि आपने शायद संदेश से आते हैं में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था आपको, जो आपने नहीं लिया था, या नेशनल अवार्ड मिला? जी अवार्ड मिला, मतलब कोई बड़ा अवार्ड मिला था आप और करियर के शुरुआत में, और आपने लेने से मना कर दिया? नहीं, कारण ये था कि रूप कुमार राठौड़ जी को नॉमिनेट भी नहीं किया गया था उस गाने के लिए। हम दोनों सिंगर्स थे, तो दे कैन नॉट जस्ट नॉमिनेट ओनली मी। अगर दोनों ने गाया हुआ है तो ही शुड बी नॉमिनेटेड टू। दैट वाज अ जेस्चर, मतलब ऑफ कोर्स दैट इज़ सपोज फॉर मी, दिस इज़ लाइफ। मेरे लिए इसके अलावा जीना कुछ है ही नहीं कि मैं सेल्फिश की तरीके से या मैं फिल्मी आदमी तरीके से चला जाऊँ। एंड मुझे पता है कि मेरे लिए शायद रूप जी ऐसा नहीं करते, ये भी मुझे पता है। मैंने उनके लिए किया, उनके लिए भी किया, अपने लिए भी किया। मुझे अपने आप को ये बताना था कि मुझे ऐसी भूख नहीं है। अवार्ड्स किसको नहीं चाहिए? जो ये बोलते हैं उनको अवार्ड्स नहीं चाहिए, उनको भी अवार्ड चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं ऐसी बात। अवार्ड सबको चाहिए होते हैं, सबको लगता है कि मेरे घर में अवार्ड सजे हुए हों और लोग आए बोले अरे आपको 15 फिल्म फेयर मिले, ये मिला वो मिला। बट अवार्ड्स मिलें, सही अवार्ड्स मिलें
तो मज़ा आता है उस बात का। गलत अवार्ड मिल जाएं और आपके 15 में से 11 अवार्ड जो हैं वो आपने पुश करके लोगों को अवार्ड लिए या खुश करके अवार्ड लिए लोगों को, वो नहीं चाहिए था मुझे। तो मैंने बोला था उनको कि ये रॉन्ग है, नॉमिनेशंस आपकी गलत हैं। अगर अब उनको आपने नॉमिनेट किया ही नहीं है तो उनका चांस ही नहीं बनता ना। अगर आप उनको भी करते, मुझे भी करते, फिर मुझे देते अवार्ड तो मैं समझ सकता था, बट आपने उनको नॉमिनेट ही नहीं किया, सो यू स्नैच्ड अवे द चांस फ्रॉम हिम। सो दिस इज़ रॉन्ग एंड ये चीज़ें इंडिया में बहुत गलत हैं। अवार्ड्स के नाम पे बहुत बड़ा एक फसाड है जिसके ख़िलाफ़ मैं कई बार बोल चुका हूँ। इट इज़ मोर मार्केटिंग देन रियली आइडेंटिफाइंग टैलेंट्स। अब व्हेन यू आर द नंबर वन सिंगर और ऐसा आम माना जाता है, उस दौर में टच वुड योर फादर हैज सडनली डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड हिज एल्बम, उनका एल्बम ज़बरदस्त चल रहा है, और तो ये जो बाहर आपके फ्लैट के निगम्स लिखा हुआ है, उस अंदर परिवार में फिर खासा जश्न का माहौल होगा। एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के नज़रिए से मैं अपने पिता की खुशी का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि बेटा कितना भी कामयाब हो जाए, जो एक आर्टिस्ट होता है जब तक उसे खुद एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, और वो भी इज़्ज़त से, कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझे एल्बम करा दो भैया टी सीरीज़ के पास में, मैं सुनने का फादर हूँ। अचानक ही टी सीरीज़ से उनको बोला गया, क्योंकि वो सुन रहे थे कि जहाँ भी हम शोज़ कर रहे थे, अमेरिका में हो या लंदन में हो, कहीं भी पापा के गानों के बाद में पीपल वुड गिव हिम स्टैंडिंग ओवेशंस, बिकॉज उनकी आवाज़ इतनी दमदार है, ही वुड स्टैंड आउट इन माई शोज़। तो वो जो स्टैंडिंग आउट की जो रेपुटेशन थी वो कंपनी तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि आपके पापा तो अच्छा गाते हैं, तो उनका भी एल्बम करना चाहिए ना। तो पापा की पहली एल्बम आई जो रिलेटिवली हम हैरान हो गए कितनी हिट हो गई। उसके बाद में सेकंड एल्बम तो बहुत ही हिट हो गई, बेवफाई। थर्ड एल्बम फिर बेवफाई। मतलब इस समय अगर कोई एल्बम चल रहा है, बिक रहा है टी सीरीज़ के हिसाब से, फिल्मों से भी ज़्यादा, तो वो फिर बेवफाई बिक रहा है। सो मेरे पापा इतने खुश हैं इस वजह से कि, और खुश वो दिखाते नहीं ज़्यादा अपने आप को, वो अंदर बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाहर से वो एक फादर की इमेज जो उनकी है, फादर फ्रंट, रिस्ट्रेंड खुशी, हाँ रिस्ट्रेंड खुशी दिखाते हैं। बट हाँ, कई कारण है खुशी के। हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पीसफुल किया हुआ है, अपने लाइफ को भी सेटल किया है। अभी मेरा बेटा हुआ है, और बहुत अच्छा नाम है उसका, निवान, क्या नाम? निवान। इट्स एन आयरिश नेम, मैं सुना कहीं पढ़ा था। इट्स होली, लिटिल होली सोल उसका नाम मतलब है। तो कई तरह की खुशियाँ हैं। अक्लमंदी वो होती है जब आदमी को खुश रहना आ जाए, होना आ जाए। तो हमने खुश होना सीख लिया है, मैंने तो खुश होना सीख लिया है। भाई ये तो प्लीज़ यहाँ पे तो रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें आपको बताना पड़ेगा कि खुश होते कैसे और खुश होना कैसे सीख लिया, क्योंकि भाई ये तो आप नए रजनीश और बड़े बड़े गुरुओं को मात दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सारी दुनिया तो यही जानना चाह रही है खुश कैसे रहें। आई थिंक हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, कईयों के साथ में बैठते बहुत ज़्यादा हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। आप अगर वेट करेंगे कि कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं एकदम सब चीज़ जान जाऊंगा और मैं तो खुश होना सीख जाऊंगा, वो कभी ना कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं अभी उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, अभी ऐसी मेरे क्या कमी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सोचूं कि जो नेगेटिव मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, ये नहीं हो यार, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला था, या ये आदमी ने मेरे साथ ये गाना नहीं गवाया, वो बदमाश है। अगर मैं ज़िंदगी में यही चीज़ों को देखूंगा तो आई कैन नॉट अप्रिशिएट द फैक्ट कि मैं क्या लेकर दिल्ली से बॉम्बे आया था और आज मेरे पास पैसा इतना है, आज मेरे पास नाम इतना है। इसके बाद भी अगर मैं कंप्लेन करूं भगवान से कि तूने ये नहीं किया, तो बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी। सो आई हैव लर्न टू बी वेरी हैप्पी एंड उसकी वजह से मेरे काम की क्वालिटी बहुत बढ़ गई है। रियाज़ करते हैं क्या आप दरअसल अभी भी, काफ़ी मेहनत, या ये सब वही अभिमन्यु टाइप जो बचपन से चल रहा है किस्सा, उसी तरह से आगे बढ़ रहे हो? रियाज़ तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर से, क्योंकि मेरे पापा और हम सब जानते हैं कि मैं गिफ्टेड सिंगर नहीं हूँ। मेरी वॉइस गिफ्टेड बहुत पावरफुल नहीं है, मेरा रेंज इतना ऊंचा नहीं है। अगर मैं रियाज़ ना करूँ तो मेरा रेंज ख़त्म हो जाएगा वॉइस का। तो मेरा, कुछ लोगों का होता है ना, जैसे कुछ लोग पैदाइशी बहुत तगड़े होते हैं, तो कुछ लोग वर्कआउट के बाद तगड़े बनते हैं। तो मुझे वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, मुझे रियाज़ बहुत ज़रूरी है, लाजमी है मेरे लिए। मेरे रियाज़ का तरीके अलग अलग है, रियाज़ के तरीके अलग है। वो मैं कभी आईपॉड सुन के करता हूँ कुछ गानों के साथ में, कभी हारमोनियम लेकर बैठता हूँ, कभी तानपुरा लेकर बैठता हूँ, कभी गाड़ी चलाते हुए गाना सुनते हुए गाता हूँ। बट आई डू कीप सिंगिंग एंड आई हैव टू कीप माई सेल्फ इन अ गुड शेप। एक्चुअली जब टीवी नहीं था, जब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, जब इतना लोगों का आना जाना घरों में नहीं होता था, जब पब्स नहीं थे, डिस्कोथेक नहीं थे, जब रेस्टोरेंट्स नहीं थे, तब आदमी के पास कुछ करने को था नहीं। तो वो सुबह उठ जाएगा आराम से 4 बजे 5 बजे और 4-5 घंटे रियाज़ कर ले, तो वो एक नियम बन जाता था पहले। आज हमारा कभी कभी काम ही ख़त्म होता है सुबह 5 बजे, रिकॉर्डिंग चल रही है या कहीं शो से आए, फ़्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, 5 बजे हम लोग घर पे पहुँचे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं 5 बजे। तो ऐसी परिस्थितियों में ये नियम बनाना कि मैं 4 बजे उठ के काम कर दूँगा, ये असंभव है। तो फिर आपको चीटिंग करनी पड़ती है, आपको जहाँ मौका मिले वहाँ कूद पड़ो रियाज़ करने के लिए।
हमारे सुनने वालों को अपनी पसंद का एक और गाना बताएं प्लीज़। हाँ, तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या कहें, मैं हूं ना फिल्म में जो गाना था, ये बड़ी अच्छी कव्वाली थी। बहुत टाइम बाद एक कव्वाली आई जो हिट हुई। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अच्छा ये बताइए, चूँकि आप इतने माशाल्लाह देखने में भी अच्छे हैं और इतनी फॉलोइंग है, फिल्मों में भी काम किया है, कितना मन है, कितना ये क्या एक रिग्रेट है कि मैं यार एक्टर क्यों नहीं ज़बरदस्त बन जाता, स्टार भी क्यों नहीं जाता उस सेंस में भी? जब मैंने एक्टिंग के प्रपोजल्स लिए, एक तो पहली बात सबको पता है कि मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे एक्टर बनना है। मेरे पास 70 से 75 फिल्मों की कहानियाँ आई थी, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई थी। तब मैंने उनमें से सोचा कि आई डोंट नो कि क्या लेना है, क्या उनसे चूज़ करना है। जो मुझे उस समय समझ में आई वो मैंने भावनाओं में आके, इमोशंस में आके और कुछ किसी के कहने पर कि आप तो हमारे भाई हो, कर दो, ये भी हमारे पार्टी के हैं, वैसे करके मैंने फिल्में कर ली। अगर मैं अपनी फ़िल्म खुद बनाता या बनवाता तो मेरे हाथ में सब कमांड होती कि फ़िल्म की मार्केटिंग क्या है, मेरे साथ को स्टार्स कौन है, मेरे कपड़े क्या हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, फिल्म का लेवल क्या है, उसकी पब्लिसिटी क्या हो रही है। मैं एक एक्टर के तौर पर आया था वहाँ उन फिल्मों में, और एक्टर की तरफ जब आदमी आता है तो अपना काम अच्छी से कर जाए, उस पर ही ध्यान होता है बस उसका। उसके बाद में उस फिल्म का क्या हाशिर होने वाला है। जैसे जानी दुश्मन फिल्म, वो फिल्म आज तक मुझे जितने भी लोग मिलते हैं सब ने मेरी एक ही फिल्म देखी है, वह जानी दुश्मन। मतलब वो फिल्म सुपर हिट हुई थी, लेकिन उस फिल्म का इतना मजाक उड़ाया गया क्योंकि वो फिल्म अच्छी नहीं बनी थी। मैं खुद बोलता हूँ, वो फिल्म आज के ज़माने की नहीं थी फिल्म। तो लोग मुझे जो पूछते हैं कि आपने वो फिल्म क्यों की, तो मैं उनसे उल्टा सवाल पूछता हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि फिल्म मैंने क्यों की, आप अक्षय कुमार से पूछिए, आप सनी देओल से पूछिए, आप सुनील शेट्टी से पूछिए, आप आफ्ताब से पूछिए, आप अरशद वारसी से पूछिए, आप शरद कपूर से पूछिए कि उसने ये फिल्म क्यों की। तो जब इतने बड़े बड़े नाम एक फिल्म में मौजूद हैं और मुझे लास्ट लिया गया है, तो आई वुड थिंक दैट दिस मूवी इज़ गोइंग टू बी सम मेगा, क्योंकि अक्षय कुमार पागल थोड़ी जो फिल्म कर रहा है। हाउ डू आई नो कि ये फिल्म बाद में क्या बन जाएगी। मुझे तो पता नहीं था कि राजकुमार कोहली जी की डायरेक्शन लेवल क्या होगा या उनकी सोच क्या होगी, एंड आई ऑलवेज ट्रस्टेड हिम। वो फिल्म बाद में वैसी नहीं बनी जैसे हमें चाहिए थी, तो उसका नुकसान सबको हुआ। मुझे ज़्यादा हुआ क्योंकि वो मेरी डेब्यू हो जाती थी और वो डेब्यू मेरी होनी नहीं चाहिए थी। जो फिल्म मेरी सबसे अच्छी रही, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई है, वो लव इन नेपाल थी। वो फिल्म किसी ने देखी नहीं है क्योंकि वो सही बात है। हाँ, वो फिल्म 9 महीने बाद आई, प्रमोशन के शुरू होने के बाद। प्रमोशन शुरू हुई थी जुलाई में और फिल्म आई है मार्च 2005 में फिल्म आई थी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो फिल्म में काम कर लिया और हर फिल्म के साथ में मैंने बेटर परफॉर्म किया। उसके बाद अगर किसी डायरेक्टर को या किसी प्रोड्यूसर को समझ में आती है कि ये फ़िल्म को मुझे किन्हीं व्यक्तिगत कारणों की वजह से, किसी को सबक सिखाने की वजह से या किसी अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से ये फ़िल्म को मुझे डिले करना है ताकि वो मान जाए, ताकि मैं आई कैन बी ओपन अबाउट इट, बट द थिंग इज़ देयर आर अल्टीरियर मोटिव्स बिहाइंड मेकिंग मूवीज़ फॉर सम पीपल। उनको फिल्म बनाने के लिए नहीं बनानी, उनको फिल्म बनानी होती है किसी को पाने के लिए या किसी को कुछ दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए बनानी होती है। फंसता वो आदमी है जो सिंसियरली काम कर रहा होता है, जिसका करियर दाव पे लगा होता है। सो आई रियलाइज लव इन नेपाल जब तारीफ़ें मिल गई तो मुझे लगा कि चल ठीक है, कम से कम लोगों ने रिडिक्यूल नहीं किया मुझे उसके बाद में, और लोगों ने पूरा मुझे आउटराइटली डिस्कनेक्ट नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन इसके बाद में आई कैन नॉट जस्ट लेट माई सेल्फ गो फॉर एनी मूवीज़ लाइक दिस। मुझे रोकना पड़ेगा अपने आप को, मुझे सोचना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट इतना वर्दी है कि नहीं कि मैं उसको करूं और अपने 90 से 100 दिन लगाऊं एक फ़िल्म में और उसके बाद में वो फिल्म क्या बन के आएगी कुछ पता नहीं। सो आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, एंड उसके बाद जितनी भी फिल्में आई मैंने उन सबको मना किया हुआ है। एक फ़िल्म ऐसी है जो पिछले 6 साल से मेरे पीछे मेरे दोस्त पड़े हुए हैं। वो स्क्रिप्ट अनडाउटेडली बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है, बट अगेन मेरी ज़िद है कि मुझे प्रोड्यूसर अच्छा चाहिए, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ पहले। एक वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वो वाली बात है। तो अभी मेरे कोई दिमाग में इंटेंशन नहीं है कि मैं इमीडिएटली कोई फ़िल्म करूँगा, बट मैं फ़िल्म करना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि ये एक अनफुलफिल्ड जर्नी है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सका। वो मुझे एक बार करना है ताकि अपने आप को मुझे एक बार अच्छी तरह किसी अच्छी फ़िल्म में, अपने चाहे वो फ़िल्म चले या ना चले, मुझे अपने को किसी वर्दी प्रोजेक्ट में देखना है। चाहे वो एक आर्ट फिल्म हो, चाहे वो फेस्टिवल्स के लिए हो, चाहे वो कमर्शियल हो या कुछ हो, बट आई शुड सी माई सेल्फ इन अ वर्दी मूवी वेयर पीपल अराउंड मी
ट्रस्ट में इंटेलिजेंस लेवल कि ये जो आदमी है ये वहाँ जाके सिर्फ कैमरे के सामने जाकर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट नहीं खड़ा हो रहा, नहीं खड़ा होगा, इसका होमवर्क प्रॉपर है, इसका होमवर्क है प्रॉपर। प्लीज़ सोनू निगम अपनी पसंद का एक और गाना हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिए। बिजुरिया जो मेरा गाना है, डांस ट्रैक, वो गाना 99 में आया था और आज तक ऐसा शायद एक भी शो नहीं होगा जहाँ पर मैंने वो गाना नहीं गाया हो, क्योंकि उस गाने की फरमाइश हर शो पर आती है और आज तक इससे बड़ा डांस ट्रैक मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से तभी वो गाना भी लोग कॉम्पिटिशन बहुत गाते हैं, वो गाना मुझे बड़ा पसंद है। और कोई ऐसा डिज़ायर, कोई ऐसी ड्रीम या कोई ऐसी इच्छा जो बड़ी ज़बरदस्त हो कि यार ये और एक मन में है? पहले मैं डिज़ायर्स रखता नहीं था, मैंने अभी लेटली थोड़ा सा वापस डिज़ायर रखने शुरू किया है, क्योंकि दे कीप यू ग्राउंडेड और थोड़ा इन द लूप, या दे कीप इन द लूप। अदरवाइज जब कुछ डिज़ायर्स नहीं होते लगता है कि अब तो सब, अब क्या है, चलो फिर संत प्रवृत्ति आ जाती है और वो प्रवृत्ति आपके व्यावसायिक उसके लिए थोड़ी इतनी हानिकारक है। हानिकारक भी नहीं पर इतनी फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो मैंने सोचा हुआ है कि इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स मैं कुछ म्यूज़िक में, एंटरटेनमेंट में, ऑन द कॉर्पोरेट लेवल में कुछ करूँगा। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि इसी बहाने इस इंडस्ट्री की वजह से मेरे इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं मेरे दोस्तों से, बहुत अच्छे लोग मुझे जानते हैं और प्यार करते हैं। एंड दे ऑल आर म्यूज़िक फैनेटिक्स हैं या एंटरटेनमेंट फैनेटिक्स हैं। उनको सबको कुछ तब्दीली लानी है कि जहाँ भी कुछ म्यूज़िक के नाम पर मटर गश्ती होती है, वो सब मेरे दोस्त चिढ़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, म्यूज़िक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वी शुड हैव सम गुड म्यूज़िक कंपनी और अदर वेज ऑफ आर्टिस्ट टू बी ब्रॉट इनटू लाइमलाइट। तो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कुछ ना कुछ ऐसा हम करेंगे जिसमें एक आम आदमी को म्यूज़िक को अपने दुनिया को दिखाने में कम टाइम लगे या ये सब चैनल से गुजरना ना पड़े। सो वो कुछ शायद करूँगा सोनू निगम साहब, आपके सारी जो सपने हैं, सारे ख्वाहिश, ख्वाब, ड्रीम सब पूरी हों सर। और आपने हमारे इसको इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी तरह से हमसे बात करी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर, लव्ड बीइंग इंटरव्यूड बाय यू। थैंक यू सर। तो उम्मीद करता हूं कि सोनू निगम के साथ लिया गया यह इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, उसका कंटेंट आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को अपने दोस्तों, परिजनों के साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।